where the arm is inserted. खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। दोस्तों, आपने डिस्कवरी चैनल पर मगरमच्छों के खूंखार जबड़ों से खुद को बचाते हुए कटी हुई टांग के साथ बिल्डर वेट्स को सरवाइव करते हुए जरूर देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी प्लेन क्रैश होने के बाद इंसान के सर्वाइवल की कहानियां सुनी है? दोस्तों, प्लेन क्रैश के बाद इंसान का जिंदा बचना बेहद ही मुश्किल है, लेकिन अगर प्लेन हादसे में इंसान जिंदा भी बच जाए तो वह उस हालात में होगा जब वह कुदरत के सामने बेबस नजर आएगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम प्लेन क्रैश होने के बाद सर्वाइवल की एक सच्ची घटना आपको बताने जा रहे हैं। ये कहानी उन 45 लोगों की है जिन्होंने प्लेन क्रैश के बाद 72 दिनों तक सर्वाइव किया था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। चलिए फिर शुरू करते हैं आज की ये इंटरेस्टिंग वीडियो। रग्बी खेल के शौकीन ये 45 लोग दक्षिण अमेरिकी देश चिली के लिए पुराने सस्ते प्लेन से उड़ान भरते हैं। आधुनिक सुविधाओं से लेस प्लेन का किराया काफी ज्यादा था, इसीलिए इन 45 लोगों ने एक सस्ता हवाई खर्च चुना जो बहुत सस्ता था। इस प्लेन का नाम था फेयरचाइल्ड FH-2270। इस प्लेन का खर्च तो सस्ता था, लेकिन इसकी हालात कुछ ठीक नहीं थी। लेकिन वो कहते हैं ना कि पैसों के तंगे इंसान को अपनी जान पर खेलने पर भी मजबूर कर देता है। 12 अक्टूबर 1972 का वो दिन जब इन 45 लोगों ने चिली के लिए उड़ान भरी, लेकिन इनके साथ कुदरत क्या खेल खेलने वाली है, ये लोग शायद इस बात से पूरी तरह अनजान थे। फाइनली प्लेन ने चिली के लिए उड़ान भरी। कुछ ही देर बाद मौसम एकाएक खराब होने लगा। कुछ देर बाद यात्रियों को प्लेन में झटके लगने शुरू हो गए। पहले तो इन लोगों ने इसे नॉर्मल ही समझा, जो सभी प्लेन में देखा जाता है, लेकिन धीरे धीरे लोगों को तेज झटके लगने शुरू हो गए, जिस कारण पायलट ने प्लेन को किसी सेफ जगह पर लैंड कराने के बारे में सोचा। पायलट ने प्लेन को अर्जेंटीना के एयरपोर्ट मेंडोजा में लैंड करा दिया और यहाँ पर सभी लोगों ने मौसम के साफ होने का इंतजार किया। लेकिन 24 घंटे के लंबे इंतजार के बाद भी मौसम में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। आखिरकार रग्बी खेल के शौकीन लोगों की जिद के कारण पायलट ने प्लेन को इस खराब मौसम में भी उड़ाना बेहतर समझा। अभी कुछ दूरी का ही सफर तय हुआ था, तभी मौसम कुछ ज्यादा ही खराब होने लगा, क्योंकि ये प्लेन इतना ज्यादा आधुनिक तो नहीं था कि ये खराब मौसम की मार को झेल सके। तभी पायलट को नीचे एयरपोर्ट होने के संकेत मिले और फिर पायलट ने प्लेन को नीचे की ओर मोड़ दिया। लेकिन ये क्या, जिसे पायलट एयरपोर्ट समझ रहा था वह तो दो चट्टानों के बीच की एक खाली जगह थी। पायलट को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने प्लेन को ऊपर की ओर वापस मोड़ दिया। कुछ हद तक तो पायलट प्लेन को ऊपर की ओर मोड़ने में कामयाब भी रहा, लेकिन थोड़ी देर बाद प्लेन को ऊपर को मोड़ने के दौरान जहाज का पिछला हिस्सा चट्टान से टकरा गया, जिस कारण जहाज का पिछला हिस्सा टूट गया और कुछ ही देर में प्लेन के विंग्स भी चट्टानों से टकराकर टूट गए और फिर एयरप्लेन का अगला हिस्सा भी टूटकर बर्फ की पहाड़ी से जा टकराया। दोस्तों, अभी हमें सुनने में ऐसा लग रहा है, जरा सोचिए, जहाज के एकाएक टूटने पर उसके अंदर मौजूद लोगों की क्या हालत हुई होगी। जहाज के चट्टान से टकराते ही 14 लोगों ने तो उसी समय दम तोड़ दिया और बाकी बचे लोग बुरी तरह घायल हो गए। उनमें नांदो का एक व्यक्ति था जो उसी समय कोमा में चला गया। नांदो की माँ तो पहले ही मर चुकी थी और उसकी छोटी बहन बुरी तरह घायल हो चुकी थी। इस हादसे ने सभी लोगों को अंदर तक हिला दिया था और सारे लोग बेहोश हो गए थे। जैसे ही ये लोग होश में आए, वैसे ही पहले इन लोगों ने एक दूसरे को संभालना शुरू किया और ज्यादा घायलों को पहले प्राथमिकता देते हुए प्लेन के टूटे हिस्सों को अंदर रख दिया और उनका खुद ही प्राथमिक उपचार करने लगे। लेकिन अभी भी इनके सामने समस्याओं का पूरा पहाड़ पड़ा था। सबसे पहले चुनौती इनके सामने ये थी कि मदद मिलने तक कैसे ठंड से खुद को बचाया जाए और दूसरी चुनौती थी भोजन की।
इनमें से कुछ लोगों ने पहले तो जहाज के टूटे फूटे हिस्सों को इकट्ठा करके रहने लायक एक जगह बनाई और फिर जैसे तैसे उसके अंदर पहली रात बिताई। लेकिन सुबह होते ही खराब मौसम और कड़कती ठंड के बीच और 5 लोगों ने अपनी जान गंवा दी और दर्द से कराहते लोग बाकी बचे हुए लोगों से कह रहे थे कि हमें जान से मार दो, ये दर्द अब हमसे नहीं बर्दाश्त होता, ऐसी जिंदगी से तो मरना ही अच्छा है। जिस स्थान पर ये लोग फंसे हुए थे वहां दूर दूर तक ना कोई इंसान था और ना ही कोई परिंदा, तो बस बर्फ ही मोटी मोटी जो चादरें थी वो कई मीलों तक फैली हुई थी। ऐसे हालात में सुनसान जगह पर किसी और प्लेन के द्वारा इन्हें ढूंढ पाना भी बेहद कठिन था और अब इन लोगों के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि कैसे खुद को कोई मदद मिलने तक बचाया जा सके। इन 45 लोगों में से काफी लोग अपने परिवार के साथ यहाँ आए फंसे हुए थे और उन सब में नांदो भी एक था। नांदो की माँ तो पहले ही मर चुकी थी और बहन घायल अवस्था में थी। लगभग 20 से 25 लोग अभी भी जिंदा थे। जिंदा लोगों को अभी भी ये उम्मीद थी कि उनकी मदद के लिए कोई ना कोई जरूर यहाँ आएगा, लेकिन एक हफ्ता बीत जाने के बाद भी कोई इनकी मदद के लिए यहाँ नहीं आया। हर बढ़ते दिन के साथ मौत का सिलसिला लगातार जारी था। हर रोज कोई ना कोई साथी दम तोड़ रहा था। इसके साथ ही सभी लोगों की उम्मीद भी टूटती गई। ऐसे करते करते 10 दिन बीत गए और अब प्लेन में मौजूद बचा खाना भी खत्म हो गया था, जिस कारण कई लोगों ने तो भोजन की कमी और सही ट्रीटमेंट ना मिलने के कारण ही अपना दम तोड़ दिया और कुछ लोगों को इस कड़कती ठंड ने मार दिया। अब नांदो को भी धीरे धीरे होश आने लगा था। उसकी माँ तो पहले ही मर चुकी थी, लेकिन होश में आते ही उसकी आंखों के सामने उसकी बहन ने भी दम तोड़ दिया और ऐसे ही दिन बीतते गए। प्लेन में कुछ भी खाने को नहीं था। जो भी खाना था वो अब खत्म हो चुका था और अब इनके सामने मरने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। तभी नांदो ने बाकी बचे हुए लोगों को एक सुझाव दिया कि हमें अब अपने साथियों के मृत शरीर का मांस खाना होगा, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं है। या तो हम इंसानी मांस खाकर जिंदा रहे या फिर मौत को गले लगाए। नांदो के ऐसी कहते ही कई लोगों ने उसका विरोध किया और कई लोग उसकी बातों से सहमत भी हो गए, जिस कारण ये 2 घंटों में बच गए। लेकिन ऐसा करते करते 17 दिन बीत चुके थे और अभी भी मदद का कोई नामो निशान नहीं था। अब अपने आप को बचाने के लिए इन लोगों को अपने मृत साथियों का मांस खाना जरूरी था या यूं ही अपनी मौत का इंतजार करना। आखिरकार ना चाहते हुए भी इन लोगों ने मृत लोगों का मांस खाना उचित समझा, लेकिन अभी भी समस्या पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। तभी अचानक बर्फ का एक विशाल तूफान इनकी ओर बढ़ा और वो तूफान एरोप्लेन के टुकड़ों में जिनकी अंदर ये लोग रह रहे थे उसको घसीटता हुआ अपने साथ ले गया और एक सुनसान स्थान पर जाकर पटक दिया। अब जहाज के बचे हुए टुकड़े भी तितर-बितर हो गए और इस तरह से 8 और लोगों की जान चली गई और कुछ लोग और बेहोश हो गए। लोगों के होश में आते ही उनके सामने समस्या और भी ज्यादा खड़ी हो गई थी। पहली समस्या थी जहाज के बिखरे हिस्सों को इकट्ठा करके अपने लिए रहने लायक जगह बनाने की और दूसरी समस्या ठंड से खुद को बचाने की। ऐसा करते करते कई दिन बीत चुके थे। फाइनली इन लोगों ने एक फैसला लिया कि अब हम लोगों में से ही किसी को मदद के लिए यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा। इस तरह यहाँ बैठे बैठे मदद का इंतजार करना किसी बेवकूफी से कम नहीं होगा और इस तरह सब कुछ लोग मदद ढूंढने के लिए वहां से आगे निकल गए। काफी ज्यादा घायल होने के कारण ये लोग ठीक से बर्फ में नहीं चल पा रहे थे, लेकिन अभी भी इन लोगों ने हिम्मत नहीं हारी थी। विपरीत हालातों का सामना करके ये लोग अंदर से इतने मजबूत हो गए थे कि अब इन्हें मौत का भी भय नहीं था। तभी इन लोगों को कई दूर पड़ा हुआ एक प्लेन का हिस्सा मिला। इन्होंने प्लेन के पास जाकर प्लेन में मौजूद बैटरी को बाहर निकाला और रेडियो को दोबारा चालू करने की तमाम कोशिशें की, लेकिन किस्मत ने यहाँ भी उनका साथ नहीं दिया और इस काम में भी इन्हें असफलता ही मिली। अब हर बीते हुए दिन के साथ इनके लिए एक एक सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था, लेकिन इसके बावजूद इन लोगों ने अभी भी हिम्मत नहीं हारी थी
और ये लोग एकाएक आगे बढ़ते ही जा रहे थे। 15 लोग अभी भी जिंदा बचे हुए थे, जिनमें नांदो भी शामिल था। नांदो ने एक बार फिर बाकी बचे हुए लोगों को सुझाव दिया। नांदो ने कहा कि मुझे लगता है कि हम चिली से ज्यादा दूर नहीं हैं और मुझे लगता है कि अब कोई भी हमारी मदद के लिए यहाँ नहीं आएगा। हमें खुद ही चिली तक पैदल जाना होगा। उस वक्त नांदो का ऐसा सोचना भी ठीक था, और इसे इत्तेफाक कहे या फिर कुछ और, वास्तव में चिली वहां से तकरीबन 60 से 70 किलोमीटर की दूरी पर ही था। तभी नांदो ने खुद ही अपने 2 साथियों के साथ चिली जाने का निश्चय कर लिया। नांदो और नांदो के 2 और साथी चिली के लिए पैदल ही निकल पड़े। तकरीबन 1 हफ्ते लगातार दिन रात चलने के बाद नांदो के एक साथी ने हार मान ली और वह वापस लौट गया। लेकिन नांदो ने हार नहीं मानी, अपने सफर को और 8 दिनों तक जारी रखा। और यही वो घड़ी थी जब किस्मत इनका पहली बार साथ देने वाली थी। वो कहते हैं ना, भगवान भी उन्हीं की मदद करता है जो पहले खुद की मदद करते हैं। आखिरकार भगवान ने इनकी सनही ली और इन्हें कुछ दूर इनकी ओर बढ़ता हुआ एक आदमी दिखाई दिया। नांदो ने उस आदमी के पास जाकर अपने साथ हुई सारी घटना उसे बताई। नांदो की बातें सुनकर उस आदमी ने नांदो से वहीं पर रुकने के लिए बोला और ऐसा कहते ही वह वापस लौट गया। तकरीबन 2 दिनों के बाद वो आदमी अपने साथ आर्मी का एक दस्ता लेकर वहां आया। फिर उसके बाद नांदो ने भी एक बार फिर अपने साथ हुई सारी घटना उन्हें बता दी और अपने उन साथियों के बारे में बताया जो बर्फीली चट्टान में अभी भी फंसे हुए थे। और फाइनली वो दिन भी आया जब उन लोगों के चेहरे खिल उठे जो लोग घायल अवस्था में पिछले 2 महीने से मदद का इंतजार कर रहे थे और उन्हें वहां से बाहर निकाल लिया गया। पूरी दुनिया में उनके सर्वाइवल के बारे में आर्टिकल छपे। उन लोगों ने उनके बुलंद हौसले को सलाम किया। जिस किसी ने भी ये कहानी पढ़ी वो आदमी आंसू रोक ना पाया। हालांकि कुछ लोगों ने इंसानी मांस खाने पर इनका विरोध भी किया, लेकिन ज्यादातर लोगों ने इनके हौसले के आगे अपना सिर झुका दिया। वो कहते हैं ना, हालात से टकराने का जज्बा रखो, मुश्किलों में मुस्कुराने का जज्बा रखो। अगर रूठ जाए तुम्हारे दिल का रेगिस्तान तो रेत की दीवार बनाने का जज्बा रखो।